Good evening, sir. Good evening. So nobody joined. Nobody joins means? Miss did not miss everybody. They are coming, sir. हाँ तो आप 10-15 सेकंड करते हैं। हाँ सर। चलिए बच्चों, हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एल के। आज का जो इंटरेक्शन है ये 40 मिनट्स के लिए है। ये मीटिंग 40 मिनट्स और मीटिंग का पर्पस है जो आपके जनरल डाउट्स हैं, क्या स्ट्रेटजी है प्रिपरेशन की, या प्रिपरेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे कैसे रेक्टिफाई करें, कोरोना से संबंधित स्ट्रेटजी पे कोई बात कर सकते हैं, बैकलॉग से संबंधित कोई बात कर सकते हैं, सब्जेक्ट मान लो कोई क्वेरीज हैं तो वो हम यहाँ पर अभी नहीं लेंगे। ये प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए आपके पास टेलीग्राम आपके ग्रुप्स होते हैं, तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस आप वहां पूछ सकते हो। वहाँ टीम है हमारी, वो आपको जवाब देते हैं। तो कुछ भी जनरल डाउट है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, कुछ बैकलॉग है या कुछ स्ट्रेटजी में, हाँ तो वो आप बात कर सकते हो। आप अपना माइक ऑफ रखिए सभी बच्चे, कीप द माइक ऑफ, और माइक ऑन करेंगे। देयर इज अ डिस्टरबेंस एट द बैक एंड। तो आज मैं थोड़ा सा कम बात करूंगा। आप अपने क्वेश्चन पूछें और मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो एक बार नाम बताएं बच्चे अपना, योर नेम एंड आस्क योर डाउट। तो चलिए शुरू करेंगे। हालांकि ये सब मैं पिछले 4-5 दिन से 5-6 दिन से ये मीटिंग्स कर रहा हूँ, कभी प्रथम बैच में तो कभी प्रखर में, कभी तीन में, और आज ये आई थिंक प्रखर इंटीग्रेटेड है जिसमें 11-12 का सिलेबस कवर अप होगा आई बिलीव। मैंने यही कहा था आज के लिए। Yes, sir. तो यू कैन आस्क योर डाउट प्लीज नाउ। यार ये डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है पीछे, ये माइक ऑफ करें जिनका भी माइक ऑन है प्लीज। सर हाँ सर 11 की जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है 12 के पॉइंट ऑफ व्यू जो अभी हमें क्लियर हो जाने चाहिए और 12 में दिक्कत ना है, तो वैसे कौन से चैप्टर? देखो ये प्रखर इंटीग्रेटेड बैच है तो आपको 11th का कंप्लीट, जो हम बच्चों को 11th पढ़ाते हैं वो पूरा कंटेंट आपको दिया जाता है। उसमें सारे लेक्चर्स भी आते हैं पीसीएम के, उसमें हम डीपीपी शीट सब देते हैं। बट अगर तुम बात करते हो कि वैसे ये क्वेश्चन बच्चे जब पूछते हैं जब उन्होंने अच्छे से 11th ना पढ़ा हो कि यार अब 12th भी आ गया है और 11th के कम से कम वो चीज तो पढ़ लूं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, आपको पूरा पढ़ना चाहिए था। बट फिर भी मैं बता देता हूँ, जो क्वेश्चन पूछा है आपने, बेसिक्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, पीएच कैलकुलेशंस आनी चाहिए। बेसिक पीएच कैलकुलेशन, बहुत डीप क्वेश्चंस की आवश्यकता नहीं होती 12th क्लास के चैप्टर्स में। साथ ही साथ थोड़ा सा बफर का आइडिया होना चाहिए, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आइडिया होना चाहिए, और थर्मोडायनेमिक्स का बच्चों को आइडिया होना चाहिए, और आइडियल गैस का आइडिया होना चाहिए। ये 3 मेन चैप्टर्स हैं जिनकी आवश्यकता पड़ती है 12th का। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक्स ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम एंड आइडियल गैस। आइडियल गैस में जैसे डाल्टन्स लॉ हुआ या आइडियल गैस इक्वेशन हुई, वो सब। Good evening, sir. हाँ गुड इवनिंग। So my name is Ishika, sir. हाँ बोलो। Sir, I wanted to ask you a question, sir. How to deal with the negative marking and multiple correct answer questions, sir? ठीक है, देखो जेई एडवांस्ड में I don't know if one particular person is causing a lot of disturbance here. I don't know who is the person.
अपना माइक ऑफ रखें हम सभी लोग एज मच एज पॉसिबल। सर गैलेक्सी A6 प्लस है वो। गैलेक्सी A6 से आ रहा है। गैलेक्सी A6 प्लस जो भी हो, ये अपना माइक ऑफ करिए। माइक ऑफ क्या लो राजा मुझे सुन सकते हैं कंपटीशन से? कंपटीशन से राजा सुन सकते हैं? राजा, कैन यू हियर मी फ्रॉम द कंपटीशन? नहीं, शायद कर लिया उन्होंने। हाँ, मुझे दिखाई भी पड़ रहा है गैलेक्सी A6, राइट। चलिए ठीक है। आपने क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था? मैं भूल गया क्वेश्चन इन बिटवीन। कैन यू रिपीट वन? Yes, sir. Sir, how to deal with negative marking and multiple correct answer questions? देखो, इसका कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं होता, ये हर बच्चे पूछते हैं। पर्टिकुलरली जेई एडवांस्ड के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं मोर देन 1 करेक्ट वाले, वो इसीलिए सबसे टफ क्वेश्चंस माने जाते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, चारों भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 2 भी सही हो सकते हैं। तो ऐसे में जो थॉरो नॉलेज है, थॉरो अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बट एक रेस्पाइट ये है, एक थोड़ा सा अच्छा ये है कि पार्शियल मार्किंग आती है अब जेई एडवांस्ड में। 4-5 साल पहले उन्होंने पार्शियल मार्किंग नहीं दी थी, अब पिछले कुछ सालों से वो पार्शियल मार्किंग देते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन का आंसर ABC है और आपने A और B मार्क कर दिया बस, और C नहीं मार्क किया, तो आपको 2 नंबर दे देंगे। केवल A मार्क किया तो 1 नंबर दे देंगे। हाँ, आपने D भी मार्क कर दिया तो फिर वो -2 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, मतलब जो भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ऐसे में इस तरह के क्वेश्चंस में आप अगर pretty श्योर हो किसी ऑप्शन में, देन ओनली यू शुड टिक, अदरवाइज यू शुड नॉट। 4 ऑप्शंस में से अगर एक ही आ रहा है तो एक ही कर लो, कम से कम 1 नंबर तो मिलेगा या 2 नंबर तो मिलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स को करना चाहिए, ब्लफ नहीं मारना चाहिए, चाहे वो जेई मेन हो या जेई एडवांस्ड हो। ब्लफ मारने से नंबर कम हो जाते हैं। वैसे मैं एक थंब रूल बताता हूँ बच्चों को, आप लोगों के भी टेस्ट होते हैं कंपटीशन में, टेस्ट में अपीयर होते हैं, तो एक थंब रूल, एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस करना चाहिए बच्चों को। क्या थंब रूल है? जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, जैसे मैं जेई मेन को एक रेफरेंस बना लूं, 25 क्वेश्चंस मान लो आते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस, तो 25 में से किसी बच्चे ने मान लो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो आइडियली तो ये होता है कि भाई आपके 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए गलत। मैक्सिमम 15% चल सकता है शुरू के 2-3 महीनों में ड्यूरिंग प्रिपरेशन, कि बच्चों को एग्जाम टेम्परामेंट थोड़ा कम समझ में आता है। तो इसका मतलब अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो 2 क्वेश्चन आपके गलत होने चाहिए, और मैक्सिमम 15% के हिसाब से 3 क्वेश्चन गलत हो जाएं, इतना अलाउड है। बट मैं देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो वहां भी देखते थे, ऑनलाइन में पढ़ाते हैं तो यहाँ भी ऐसे बच्चे बताते हैं मैसेज के थ्रू या फोन के थ्रू कि सर मैंने तो 20 अटेम्प्ट करे थे, 8 गलत हो गए, 7 गलत हो गए, 10 गलत हो गए, और कभी कभी तो 12-13 भी गलत हो जाते हैं। तो ये सिचुएशन तो बिल्कुल ही मतलब हैफ हजार्ड सिचुएशन है, इससे बचें और पोस्ट एनालिसिस करें तीनों सब्जेक्ट में कि कहाँ मेरे बहुत नेगेटिव मार्किंग हुई है, इससे नंबर कम हो जाते हैं। इसका तरीका क्या है सर नेगेटिव मार्किंग कम करने का? तरीका एक तो यही है कि भाई पढ़ो, और दूसरा तरीका होता है थोड़ा कम अटेम्प्ट करो। 20 की जगह चाहे आप 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करो, ब्लफ मत मारो, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो थोड़ा सा उसमें प्रेटी श्योर रहो कि हाँ ये सही है। अब बात आती है ऑब्जेक्टिव में 4 पार्ट हैं क्वेश्चंस के सेक्शन, मतलब ABCD में 2 तो मुझे क्लियर हैं सर, 2 नहीं आ रहे हैं, क्या करूं? तो रिस्क लेना चाहिए, तो रिस्क लेना चाहिए सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस में, सिंगल करेक्ट वाले क्वेश्चंस में तो रिस्क लेना चाहिए। और सर एक मुझे श्योर है, बाकी 3 ऑप्शन नजर नहीं आ रहे, यू शुड स्किप। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा है कहां से आया सॉरी कहां से आया ये क्वेश्चन, यू शुड कंप्लीटली स्किप द क्वेश्चंस लाइक दिस। तो ये इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पोस्ट एग्जाम, अब एग्जाम होता है, कई बार टेस्ट होता है, 3 घंटे टेस्ट के बाद आप कई बार ऐसा फील करते हो पक गया मैं तो यार। ये पकना वकना क्या होता है यार, जेई की तैयारी में ये सब नहीं चलता। और फिर आप उस पेपर को देखना भी नहीं चाहते, आप घृणा करने लगते हो उस पेपर से कि नंबर कम आए हैं आपके। और मैंने तो देखा है बच्चों को, जब ऑफलाइन कोचिंग में थे तो बच्चे एग्जाम देने के बाद पेपर फाड़ के फेंक देते थे, उड़ा दिया हवा में, ये ला मैं फ्री हो गया इससे। अरे भाई वो पेपर भी इंपॉर्टेंट है, उसको पोस्ट एनालिसिस करना है, अल्टीमेटली तो जेई लिखना है ना, इन पेपर से थोड़ी आपका जेई में सिलेक्शन होगा। बट ये पेपर आपको तैयार तो कर रहे हैं ना कम से कम जेई के लिए। तो बच्चों थोड़ा ठंडे दिमाग से आप तैयारी करें, गुस्सा बिल्कुल ना हुआ करें इस तरह के इवेंट से,
फ्रस्ट्रेट ना हुआ करें, लो फील करना, अच्छा ना महसूस करना, थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेशन होना, इट इज अ पार्ट ऑफ द जेई प्रिपरेशन एंड यू शुड गो अहेड विद इट। बच्चे इसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लो फील करते हैं, हाई फील करते हैं, एंड फाइनली दे गेट सेलेक्टेड इन जेई। यही फाइट मारते मारते ही बच्चे IITian बन जाते हैं, अच्छे NITs में उनको एडमिशन मिलते हैं। सो दिस इज हाउ, बाय improving your knowledge, by post analysis of your test, you can improve your marks by decreasing the negative marking. I hope you understand my viewpoint. Thank you, sir. Sir, good evening. Sir, good evening. बोलो। Sir, I am Nikhil. Sir, मैं ये कहना चाहता था कि sir, how can we increase our sitting hours? By not watching TV, by not quarreling with the siblings, उन्हें कूटा काटी मत करो, उनसे लड़ो मत। By not playing any video game, by not seeing the memes, video memes on YouTube or other platforms, not chit-chatting with the friends, confining in the home and concentrating on the homework and your studies. देखना 1.5-2 घंटा तो पढ़ ही जाएगा ऑन एन एवरेज। मेरा आकलन ये है, मेरे भी घर में मेरी डॉटर है, शी इज स्टडीइंग CA। वो कहती है पढ़ती रहती हूँ। मैंने उसको भी एक दिन ये कहा, जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूँ बाकी बैचेस में भी, कि आप सुबह से उठ करके रात तक एक शेड्यूल नोट करो कि आप करते क्या हो। जैसे चलो भाई कल ट्यूसडे है, नहीं कल मंडे है, यस कल मंडे है, तो मंडे में सुबह उठे 6 बजे, पेपर पर नोट कर लिया, वोक अप 6 o'clock। उसके बाद चलो फ्रेश हो गए 7 बजे, 7 बजे से पढ़ने बैठ गए 9 बजे तक या 8 साढ़े 8 बजे तक नोट कर लिया। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट हो गया, उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गए, उसके बाद फिर मान लो लंच वंच किया, फिर आराम किया, फिर आपने शाम को कुछ मान लो शर्म कुछ खेल लिया या कुछ, ठीक है, उसके बाद फिर पढ़ लिए, डिनर हो गया, रात को सोने का टाइम आ गया। गिन का देखना कितने घंटे पढ़ाई होती है आपकी। ये जो इफेक्टिव स्टडीज है ना, जो टेबल चेयर से चिपक करके आप बैठे हो, इसमें आप पाओगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी 3 to 4 hours, नॉट मोर देन दिस। अपार्ट फ्रॉम कोचिंग, आपका 3 क्लासेस लगभग जो प्रखर इंटीग्रेटेड है, तो 11th-12th पूरा करना है, तो इवन जो ड्रॉपर बैच है उससे भी ज्यादा बच्चों को एक शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर बच्चों को जो है 3 क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो 4.5 घंटे तो क्लासेस ही हो गई। 4.5 घंटे के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 5.5-6 घंटे तक पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। इन 5.5-6 घंटे के बाद में भी आपको 6 से 7 घंटे और पढ़ना होता है, और बच्चे पढ़ते हैं 3 से 4 घंटे। 6 से 7 घंटे पढ़ना था, 3 से 4 घंटे पढ़ा आपने, तो वो जो डेफिशिएंसी है ऑफ 3 hours, नियरली 3 hours, दैट डेफिशिएंसी अगर आप पूरी कर लो, तो ये जितनी ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना कि मार्क्स भी कम आते हैं, बैकलॉग हो जाता है, 90% ऑफ योर प्रॉब्लम्स विल बी सॉर्टेड आउट if you increase your study hours up to 6 to 7 hours apart from coaching। अब अच्छा बच्चे कहते हैं कि सर इतना पढ़ेंगे तो सोएंगे कब? देखो टाइम वेस्ट ना करो, तो 7 घंटे सोने को मिल जाएगा। मैं सोने में कटौती नहीं करना चाहता बच्चों को। अगर प्रॉपर स्लीप लेते हो आप, देखो दिमाग का काम है, कोई इरिटेट होने का काम थोड़ी है, तो ब्रेन का काम है मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, लॉजिक समझना है PCM में, तब आपको अप्लाई करना है। तो फिर आपका मन भी एकदम प्रॉपर शांत होना चाहिए। आपके जो बॉडीली हार्मोन्स हैं वो उसी तरीके से सीक्रेट होते हैं जिस तरीके की आपकी लाइफ स्टाइल होती है। स्लीप फॉर द 7 hours, रात को 12 बजे सो जाओ। 12 बजे आप कुछ बच्चे की ये नेचर होती है, खैर मैं उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा कि मतलब रात ईश्वर ने रात बनाई है सोने के लिए, दिन में आप अपना कार्य करें, पढ़ें, जो भी है करें, बट बच्चे उल्टा करते हैं, रात को पढ़ते हैं 4-4 बजे तक, सुबह भोर हो जाती है 4 बजे तक पढ़ते पढ़ते, उसके बाद सोते हैं तो उठते हैं 11-12 बजे टाइप से। उसके बाद अपना क्लास का शेड्यूल कुछ है नहीं उनका, जिस शेड्यूल पर क्लास आती हैं, कई बार वो क्योंकि क्लास तो आपके पास होती ही हैं, वो तो हमेशा अवेलेबल हैं आपके पास, तो आप बाद में देखते हैं, अपने मन से देखते हैं, अभी देख ली, फिर फिजिक्स की 2 दिन बाद देख रहे हैं, ये सब चीजें कर रहा हो तो फिर इससे बुरा आप अपने लिए कुछ कर नहीं सकते हो। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम जो है वो 6 से 7 घंटे रखें अपना, अपार्ट फ्रॉम द कोचिंग। और चूंकि प्रखर इंटीग्रेटेड है, डेली यू हैव टू हैव द क्लासेस ऑल 6 days, संडे को आपके टेस्ट भी होते हैं, तो आपको तो फुर्सत नहीं है सांस लेने की भी बढ़िया से।
तो इसलिए आप तो अपना शेड्यूल अच्छे से बनाओ, और मैं फिर बोल रहा हूँ डिसिप्लिन शेड्यूल में अगर पढ़ोगे तो आपका स्ट्रेस काफी कम हो जाएगा, और ये जो ना पढ़ाई हो रही है या बैकलॉग डेवलप हो रहे हैं ये भी काफी कुछ आपके कम हो जाएंगे। सो इंक्रीज द स्टडी आवर्स फ्रॉम 6 to 7 इफेक्टिवली नोट करो 2-4 बार, एक बार लिख करके कि सुबह से रात तक कितने घंटे पढ़े, वरना मम्मी को बोल दो, पापा को बोल दो। अभी सभी लोग मम्मी पापा सब घर पे होंगे, अब जॉब वॉब पे कौन जा रहा है, मैं भी घर पे ही हूँ, लॉकडाउन चल रहा है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में। तो किसी को भी बोल दो, उनसे कह दो कि जरा हमारा टाइम नोट कर दो कि हम कितने घंटे से कितने बजे कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ रहे हैं, एंड यू विल फाइंड दैट यू डू नॉट क्रॉस इवन 4 hours most of the students. Increase it to 6 to 7 hours, most of the problems will be solved. I hope I have answered many of the questions. ये क्वेश्चन मेरे से रोज पूछा जा रहा है। मैं आजकल जूम लेता हूँ, खाली पड़ा रहता हूँ, बच्चों से जूम लेता हूँ, जूम मीटिंग में, कभी प्रथम में कभी प्रखर में, आज आप लोगों के साथ है। तो मैं सब बच्चे पूछते हैं मुझसे ये डाउट, और मैं यही जवाब देता हूँ, एक बार करके देखो, थोड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं है ना। 3-4 घंटे पढ़ के आपकी दिनचर्या बनी हुई है, इसको 7 घंटे तक पहुंचाना आसान काम नहीं है, और एक दिन में पहुंचेगा भी नहीं। हफ्ता भर लगाओ इसके, 4 घंटे से 5 घंटे, 5 घंटे से 6 घंटे, धीरे धीरे एक हफ्ते के बाद इफ यू रीच टू द 7 hours per day apart from the most of the problems are solved out. सर So this was my answer. I hope you सर understand. फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी है? बुक्स का सीक्वेंस, बुक में चीजें होती हैं वो टीचर का अपना एक रिफ्लेक्शन होता है। आई वुड से अवॉइड। द ओनली बुक यू हैव टू रेफर इज एनसीईआरटी अलोंग विद माय लेक्चर्स। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, तो मेरे लेक्चर्स फॉलो करें, और कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो उसका डीपीपी शीट जो शेड्यूल है वो फॉलो करें। वो जो क्वेश्चन होमवर्क मिलता है दैट इज बेटर अलाइंड विद आवर कोचिंग। जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा सीक्वेंस है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, शायद कुछ बैचेस में आ भी आया है ये चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, शायद प्रखर इंटीग्रेटेड 1 में शायद आया होगा। नो सर, या अभी नहीं है। आने वाला होगा। अब अभी ब्रेक भी चल रहा है, प्रखर इंटीग्रेटेड वालों का शायद सिलेबस हो गया है, दोबारा से स्टार्ट करेंगे एक हफ्ते के ब्रेक के बाद में, राइट। तो जब बच्चे उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो मेरा सीक्वेंस बिल्कुल अलग है। मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ, वो सीक्वेंस अलग है, और मोस्ट ऑफ द बुक्स का सीक्वेंस बिल्कुल उल्टा है। तो बच्चों को समझ ही नहीं आता इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि हम क्वेश्चन सॉल्व करें। एल के सर का पहला दूसरा लेक्चर देखा, एक भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा। इसलिए बुक फॉलो ना करें। प्रॉब्लम्स बुक फॉलो कर सकते हो जब आप डीपीपी शीट कंप्लीट कर पाओ, सब कुछ पढ़ाई पूरी कर पाओ, एनसीईआरटी पढ़ पाओ। उसके बाद जो भी मार्केट में अवेलेबल बुक्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स कहें, एनी फ्रॉम द गुड ऑथर। बट अगर आपकी डीपीपी कंप्लीट नहीं है, शीट कंप्लीट नहीं है, और एक्स्ट्रा एड भी नहीं करा हुआ है, तो फिर तो बुक पर जाने का कोई पर्पस या कोई मतलब नहीं है। गॉट द पॉइंट? सर हमें हमारा 11th खत्म हो चुका है, तो हमें चैप्टर्स को कैसे रिवाइज करना चाहिए? इन द सेंस लाइक हम लोग नोट्स को तो रिवाइज कर लेंगे, बट प्रैक्टिस के लिए हम लोग पूरा शीट तो वापस नहीं बनाएंगे। तो कैसे करना चाहिए? कि अल्टरनेट क्वेश्चंस करना चाहिए, कि सिर्फ लेवल 2 लेवल 3 करना चाहिए, और साथ में एक्स्ट्रा एज की कैसे करना चाहिए? देखो, रिवीजन तो आपका पूरे साल, अभी पूरे 3-4 महीने से जो चल रहा है आपका, वो हुआ है। हर 21 दिन पे आपका टेस्ट होता है, और टेस्ट का सिलेबस आपको पता होता है। उनमें जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसके लिए आप रिवाइज कर ही रहो। तो 11th के कई चैप्टर्स जो खासकर शुरुआत वाले चैप्टर्स थे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, या मोल कॉन्सेप्ट हो गया, या केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, मेरे ख्याल से अब तक 2-2, 3-3 बार टेस्टों में आ चुका होगा और रिवीजन हो चुका होगा। रिवीजन का सबसे बढ़िया मौका होता है टेस्ट की प्रिपरेशन के थ्रू। टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, संडे को टेस्ट है, 4-5 दिन पहले टेस्ट की तैयारी करो, वापस से रिवीजन करो। और पहली बार कोई चीज रिवाइज करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है, और जब ऑलरेडी 2-3 बार आप टेस्ट दे चुके हो उन चैप्टर्स का, तो उनका रिवीजन अब काफी फास्ट हो जाता है। तो थ्योरी अब पढ़ने की ऐसी जरूरत नहीं होती। आप कंफर्टेबल नहीं है तो पढ़ लो 1-8 घंटा थ्योरी, आपने नोट्स बनाए हुए हैं, बट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन के थ्रू अगर थ्योरी पढ़ते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे थ्योरी ज्यादा अच्छे से क्लियर होती है। और तरीका वही है कि शीट और डीपीपी में से रैंडमली कुछ क्वेश्चन पिक करें, एक्स्ट्रा एज में से कुछ क्वेश्चन पिक करें, और बस सॉल्व करें। और एक चैप्टर को 2 से 3 घंटे, 2.5-3 घंटे या 3.5 घंटे तक मैक्सिमम, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द चैप्टर,
आप उसे रिवाइज करें और टेस्ट में उसके प्रिपरेशन दें। और ये पूरे 12th में भी आपके 11th क्लास के चैप्टर आएंगे। आपके 12th के जो टेस्ट होते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि 11th के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको सिलेबस में मेंशन्ड होगा कि 11th के ये 2 चैप्टर आ रहे हैं, 11th के वो 3 चैप्टर आ रहे हैं, उन चैप्टर्स का भी आप रिवीजन कर सकते हो। सो दैट टेस्ट इज वन गुड रीजन फॉर रिवाइजिंग द एंटायर सिलेबस। सर कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखे? जैसे कोई दिन मैं 14 या 15 आवर पढ़ लेता हूँ और कोई कोई दिन मतलब 3 से 4 घंटे ही होता है या नहीं होता है, तो उस वैसे क्या करें इसके लिए? तो क्या करते हो, किसी दिन डबल खाना खा लेते हो और किसी दिन भूखे रहते हो क्या? ऐसा करते हो क्या? नहीं सर। फिर आई थिंक यू हैव गॉट द आंसर। बी डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन इज द की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसिप्लिन में नहीं है 1 घंटे 24 घंटे भी पढ़ लोगे तो कोई मतलब नहीं है, सारा दिन पढ़ लिया तो कोई रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है। डिसिप्लिन होकर पढ़ें और एक अच्छे मन के साथ पढ़ाई करें, खुश होकर के पढ़ाई करें। दुखी आत्मा कुछ ना होता है, दुखी आत्मा कभी ना पढ़ पाती है अच्छे से, ना कोई काम कर पाए अच्छे से। खुश होकर के पढ़ें। और देखो ये ऊपर नीचे तो चलता रहता है थोड़ा बहुत कि नंबर कम आ गए, नंबर ज्यादा आ गए, ये सब चलेगा बढ़िया से। आप अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाएंगे यदि आप खुश होकर के अपना डिसिप्लिन के साथ पढ़ते जाएं। तो मेरे ख्याल से एक शेड्यूल बनाएं और 12-13 घंटे पढ़ना चाहिए आपको डेली, इंक्लूडिंग योर क्लास लेक्चर्स। तो शॉर्ट नोट्स कितना बड़ा होना चाहिए एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए? ये पता नहीं ये वाला क्वेश्चन इतना फेमस क्यों है, एवरी डे इट इज आस्क्ड टू मी। आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ द शॉर्ट नोट्स। मेरा मानना यह है कि जेई की प्रिपरेशन में लॉजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेरियस चैप्टर्स, वेरियस कॉन्सेप्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो योर मोस्ट ऑफ द टाइम शुड बी इन्वेस्टेड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ द डीपीपी शीट एंड एनसीईआरटी। आप एक बार लेक्चर्स देख करके, मान लो अभी आपके लेक्चर्स सुबह में होते हैं कि शाम में होते हैं? शाम को जैसे लेक्चर होते हैं आपके, तो 3 लेक्चर आप देख रहे हो, तो उन 3 लेक्चर के लिए आपको 5, 5.5, 6 घंटे तक भी लग जाते हैं बच्चों को। तो उन 6 घंटों में जो आप नोट्स बना रहे हो, वैसे तो नोट्स हम प्रोवाइड भी करते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वो वाला कोचिंग, ये कोचिंग नोट्स देते हैं, आप भी दे दो, तो हम भी दे देते हैं, बट मैं सपोर्टर नहीं हूँ। सर लेकिन एग्जाम के टाइम उतना बड़ा नोट्स कैसे पढ़ पाएंगे? बन पाएंगे, सब बन पाएंगे एग्जाम अभी सारे नोट्स। आप जो 5.5 घंटे पढ़ रहे हो उसमें साथ के साथ नोट्स बनाया करो और नोट्स में हल्का सा ब्रीफ किया करो, ब्रीफ बनाया करो। मैं थोड़ा ज्यादा लिखता हूँ। जैसे मैं बताऊं, मैं कोई बात बताता हूँ तो मैं तो पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखता चला जाता हूँ, मेरी थोड़ी आदत है। आप थोड़ा सा ब्रीफ में उसे लिख सकते हो, वही नोट्स बना लिए। उसमें अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये चीज मैं अक्सर भूल जाता हूँ, तो उनको आप अंडरलाइन कर लो, स्टार मार्क कर लो, या हाइलाइटर यूज करते हुए डिफरेंट कलर के हाइलाइटर्स आते हैं मार्केट में, वो हाइलाइटर जो होते हैं उन हाइलाइटर से उनको अंडरलाइन कर लो। और फिर जब चैप्टर आप रिवाइज करोगे तो ऑब्वियसली आपने स्टार मार्क लगाया हुआ होगा, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ होगा, या हाइलाइटर से उसको हाईलाइट किया हुआ होगा, तो दैट विल कम थ्रू योर आईज एंड यू विल हैव द रिवीजन, क्विक रिवीजन। आई थिंक यू शुड नॉट मेक, आई एम नॉट a great supporter of making a very neat notebook कि बहुत सुंदर सा बनाएं, कॉपी में 4-4 कलर से लिखें, लाल पेन से हेडिंग लिखेंगे, ग्रीन कलर से अंडरलाइन करेंगे। मैं नहीं सपोर्ट करता। मैं तो कहता हूँ मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स बनाओ। हाँ, इतना भी ऐसे भी नोट्स बनाओ खुद ही ना पढ़ पाओ, एलिजिबल तो होने चाहिए, बट उसी में आप अंडरलाइन कर लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शॉर्ट नोट्स मैं सपोर्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन इसमें टीचर्स का अपना अपना व्यू होता है। हो सकता है कि हमारे साथी और टीचर्स जो हैं, चाहे वो एनएस सर हों या मोहित सर हों या एबीजे सर हों, हो सकता है वो कहते हों। अब सबका अपना अपना टीचर है। आई विल टेल माई व्यू पॉइंट दैट यू शुड नॉट मेक नोट्स। अपने मेन नोट्स में ही आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लें, मार्क कर लें, हाईलाइट कर लें। Yes, सर, sir. how to manage board and JEE preparation? स्लीपिंग आवर्स को लेके बहुत कंफ्यूजन रहता है, 4 घंटे सो, 3 घंटे सो। Could not understand, one by one please. Sir, how to manage board and JEE preparation? You all are 2022 बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स। तो देखो, बोर्ड की तैयारी, जब बच्चे जेई की तैयारी करते हैं तो देखो पीसीएम तो हम काफी कुछ यहीं कवर अप हो जाता है। मैं क्या बोलता हूँ, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर जेई मेन, इवन जेई एडवांस्ड में भी, बट जेई मेन तो बहुत ज्यादा रोल है। और हम कहते हैं कि हमारा चैप्टर यहाँ खत्म हो गया कंपटीशन में,
तो फिर आपको चैप्टर खत्म होने के बाद, शीट वीट होने के बाद में आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, और कुछ नया मिलता है जो हमने कवर अप नहीं किया तो वो आपको अपने नोट्स में वापस से लिखना है। आपने जब ये लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपकी बोर्ड की रिक्वायरमेंट उस चैप्टर की क्या एनसीईआरटी में तो हो गई ना। हालांकि बोर्ड के लिए 12th का आएगा बट 11th वाला भी यूजफुल है। तो आपने बोर्ड के लिए पीसीएम तो ऐसे पढ़ लिया। मैथ्स में मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती। मुझे आइडिया भी है और मैं मोहित सर को सुनता भी उस बारे में, क्योंकि मैथ्स में तो मोस्टली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, वो आपने डीपीपी शीट में कर लिए हैं तो फिर बोर्ड में भी आप आसानी से कर पाएंगे। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का रोल होता है और वो आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ते भी हैं, हम कहते भी हैं। तो दिस इज द वे पीसीएम इज कवर्ड अप। अब बात रही इंग्लिश की और कोई एक और सब्जेक्ट, या तो फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर्स, जो भी होगा। अब बच्चे अगर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो उनका आईक्यू होता ही है कि वो लास्ट के 1.5-2 महीनों में बोर्ड आने से पहले वो तैयारी कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हर साल यही करते हैं कि लास्ट के 1.5-2 महीने में वो बोर्ड की तैयारी कर लेते हैं। हालांकि हम भी बच्चों को बोर्ड के लिए कुछ कोर्सेज वगैरह देते हैं। जैसे 2021 के बच्चों के लिए हमने अब कुछ स्कूल के टीचर्स से बात की थी और कुछ क्लासेस रिकॉर्ड करवा के उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई को रेफरेंस मानते हुए हमने उनकी प्रैक्टिस कराई थी। सो दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिस आल्सो we will try to give you also when your board exams are coming in 2022. I hope you understand. So should we do physical chemistry and organic chemistry in the same day? Organic chemistry? Should we do organic chemistry and physical chemistry on the same day, or can we do on the alternate days? See, depending upon the lecture schedule you should do, and there is no harm doing both. No problems. सर प्लीज टेल अबाउट अ स्लीपिंग आवर्स सर, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है इसको लेके। 3 घंटे सो, 4 घंटे सो। One by one, please. सर जो कंपटीशन सर है वो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है सर, उसके लिए मतलब हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, आपको ऑल इंडिया नोबडी, जो बच्चे एनरोल्ड हैं कोर्सेस में कंपटीशन में, नोबडी शुड बाई, नोबडी शुड टेक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप में से जैसे कोई बैच है, आपका बैच तो नहीं बट जैसे और बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं उनके साथ ही अलाइन की गई है। वही टेस्ट वो मान लो प्रवीण या प्रखर वाले बच्चे देंगे, वही बाहर के बच्चे टेस्ट सीरीज देंगे। तो यू शुड नॉट बाई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आपके जो टेस्ट हो रहे हैं यही टेस्ट उसमें दिए जाते हैं, तो आपको बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। Everything is given to you as a enrolled student. Nothing you need buy. Sir, please tell us something about sleeping hours, sir. हाँ बोलो। Sir, please tell us something about sleeping hours. मैंने बोला भी था 6 to 7 hours sleeping hours I strongly recommend. दिमाग ठंडा होगा, शांत होगा, एनर्जेटिक होगा तो फिर आप पूरे दिन पढ़ पाएंगे। आप नींद में जो आप ये 2-3 घंटे सोते हो, 4 घंटे सोते हो, इवन 5 घंटे भी सोते हो, आई एम नॉट द स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ इट। साइंटिफिकली इवन बायोलॉजिकली भी ये सब इतना वो नहीं है। आप 6-7 घंटे सो जाओ बट बाकी जगह आप टाइम वेस्ट मत करो, तो भी आप 12-13 घंटे आराम से निकाल सकते हो अपने स्टडी शेड्यूल के लिए। तो 6 to 7 hours, मैं अभी भी 7-8 घंटे रोज सोता हूँ। मैं तो सोता हूँ और मैं बड़ा फ्रेश फील करता हूँ। और किसी कारण से मान लो कोई फंक्शन है या किसी दोस्त के यहाँ कोई या कहीं जाना है शादी में या कुछ और किसी कारण से मेरी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है और मैं 3 घंटे सो पाया, 2 घंटे सो पाया, तो मेरा अगला दिन पूरा खराब हो जाता है। तो मैं तो कहूंगा कि 6 से 7 घंटे बच्चे सोएं। Sir, how and when to study NCERT? सर हमें NCERT वाला क्या क्वेश्चन था? Sir, how and when to read NCERT? NCERT you should study or read only after the chapter is completed at competition. With respect to the theory as well as discussion, then you should read NCERT and you will find that most of the content of the NCERT is well taught in the classroom and you do not take much time. Within 2 hours or something, the chapter would be completed, and if you find something new, then take those particular points and note down in the notebook. This is the way you have to complete the NCERT also. Sir, how to increase question solving speed? सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना चाहिए क्या? हाँ, question solving speed, just increase the study hours. Study hours बढ़ाओगे तो कुछ तो पढ़ोगे ना। And once you read concepts, you study, धीरे धीरे जब questions आपको familiar लगने लगते हैं तो you become faster. This is the only way, no other way. सर so आप कैसे बढ़ा सकते हैं पढ़ने का?
मतलब हम एमओटी जैसे टॉपिक होते हैं उसमें ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो फिर कितना एवरेज टाइम लेना चाहिए एक वीडियो के लिए? एक वीडियो के लिए मैंने बताया ना, मॉर्निंग में अगर मान लो 4.5 घंटे के वीडियोस हैं 4.5 आवर्स के, तो बच्चे मोस्टली 5 आवर्स to 6 आवर्स लेते हैं टू स्टडी देम, टू मेक द नोट्स एंड ऑल दैट। तो 6 घंटे बस ठीक है, 6 घंटे से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और कई बार बच्चों को स्क्रीन टाइम की वजह से प्रॉब्लम होती है कि सर लगातार मैं 6 घंटे नहीं पढ़ पाता, तो दैट यू कैन ब्रेक अप कि भाई 2 लेक्चर पढ़ लो, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद देयर आफ्टर यू कैन टेक अनदर लेक्चर, और इवन चाहो तो 2 सुबह में, 1 इवनिंग में भी ले सकते हो। इट्स अप टू यू। बट ऐसा नहीं है कि आज का लेक्चर 2 दिन बाद देख रहे हैं या 3 दिन बाद देख रहे हैं। नो, दिस इज नॉट रिकमेंडेड। सर स्कूल की क्लासेस करना प्रेफर करना चाहिए या फिर नहीं? कौन सी क्लासेस? सर स्कूल की क्लासेस भी अटेंड करनी चाहिए या फिर सिर्फ कंपटीशन की सही बोर्ड्स के लिए बेनिफिशियल है? देखो, स्कूल अगर अब ये तो इस क्वेश्चन का जवाब कोई रेडीमेड आंसर एज सच है नहीं। स्कूल की क्लासेस तो मेरे ख्याल से करनी होंगी, बिकॉज अटेंडेंस इज मार्क्ड एंड करना ही है। बट फिर भी ज्यादातर बच्चों का ये व्यू रहता है कि सर स्कूल की क्लासेस में हमारा टाइम वेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। टीचर पढ़ाते तो हैं, समझ में भी आता है सब कुछ, बट थोड़ा टाइम भी वेस्ट हो जाता है। तो इट्स अप टू यू कि हाउ यू यूटिलाइज योर टाइम विद द स्कूल। आई कैन नॉट कमेंट मच ऑन इट। सर जैसे once again it again depends on the teacher also. You also know that for all the subjects you are getting the classes from the school, some teachers are excellent, some teachers are not that good, as you view. So it depends के कौन सी क्लासेस आपको बहुत अच्छे से करनी है, कौन सी में आप स्किप कर सकते हो। इट्स अप टू यू एंड दिस इज मतलब सर अगर उन्हें स्किप भी कर दें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि कंपटीशन से वो सब बोर्ड्स भी कवर होता है उसमें। कंपटीशन से क्या चीज बताओ? एनसीईआरटी में क्या चीज कवर नहीं होती? मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कवर्ड अप एंड देयर आफ्टर वी आर आस्किंग यू टू कवर, टू रीड द एनसीईआरटी। तो पीसीएम इज वेल कवर्ड। इंग्लिश के लिए आप देख लो, अगर आपके स्कूल के टीचर अच्छे से पढ़ा रहे हैं, एवरीथिंग इज इफेक्टिव, कर लो इंग्लिश साथ में। फिजिकल एजुकेशन वगैरह ऐसी चीज होती है, मुझे लगता है, हालांकि स्टेट बोर्ड में ज्यादातर बच्चे हिंदी लेते हैं, तो वो उसके लिए आप थोड़े बहुत एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। और ज्यादातर बच्चे इसके एफर्ट्स जो है वो लास्ट के 2-2.5 महीने में मार लेते हैं, और हो भी जाता है। सर जैसे कि सर होमवर्क मिलता है सर जैसे होमवर्क मिलता है सर, बीच में से सर मतलब कोई क्वेश्चन होता है कि आ नहीं रहा होता है सर, 2-3 बार ट्राई करते हैं, फिर सर बीच में से छोड़ के है ना उस क्वेश्चन को देखने जाना पड़ता है, तो उसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। बल्कि ऐसे नहीं कर पाते कि है ना सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट पहले किए, जो नहीं आया बाद में देख लिया, ऐसा नहीं हो पाता सर। नहीं, ये करना चाहिए आपको। आप जब एक डीपीपी सॉल्व कर रहे हो, मान लो उसमें 15 क्वेश्चंस हैं डीपीपी में, और आप करना सॉल्व किया, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे क्वेश्चन में अटक गए, एक बार की जगह 2 बार किया तो भी नहीं हो पाया, तो फिर आपको उसको मार्क कर लेना चाहिए। उसका सोल्यूशन जाके एकदम से नहीं देखना चाहिए, पूरी डीपीपी सॉल्व करनी चाहिए आपको। पूरी डीपीपी सॉल्व करने के बाद 15 में से आपको मान लो 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5 में डाउट है या 4 में डाउट है, then only you should see the answers of the all 4. I recommend that complete the DPP, solve the questions maximum what you can do, और फिर जो भी डाउट्स हैं उन्हें इकट्ठा एक साथ आपको देखना चाहिए। सर जो मतलब क्वेश्चन जो रह गया था उसके लिए स्पेस मतलब छोड़ देनी चाहिए, या फिर उसके बाद करना चाहिए, मतलब जो नहीं आया? नहीं, जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 3rd क्वेश्चन में डाउट था, एक बार करा नहीं हुआ, दोबारा फिर करो, उसको नहीं हुआ तो उसको छोड़ दो फिर, और एंड में उसका सॉल्यूशंस देखो। फिर तीसरी बार नहीं करना है उसको, इतना टाइम नहीं देना है। अगर इतना टाइम दोगे आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो यू विल बी डूइंग इनजस्टिस टू द अदर सब्जेक्ट्स एंड अदर क्वेश्चंस। टाइम इज लिमिटेड। सर एक्स्ट्रा एज में कितना एवरेज डाउट होना चाहिए? सर एक्स्ट्रा एज को करना जरूरी है क्या? सुनो, एक्सरसाइज 1 इज फॉर जेई मेन, एक्सरसाइज 2 जो है वो जेई एडवांस्ड के लिए, और एक्सरसाइज 3 तो जरूरी है क्योंकि जेई मेन और जेई एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। Exercise 1 to 3 is very much needed for JEE Main, Good Rank and JEE Advanced particularly. Extra edge is optional. किसी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरी एक्सरसाइज 1 to 3 भी कंफर्टेबली हो पा रही है, 80-90% क्वेश्चंस आई एम एबल टू डू ऑन माय ओन, डीपीपी भी कर ली मैंने, एनसीईआरटी पढ़ ली, मेरे को टाइम बच रहा है, तो दे शुड डू द एक्स्ट्रा एज। बट ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज 1 तो हो नहीं पा रही है, टाइम मिल नहीं पा रहा है, पढ़ तो आप 3-4 घंटे ही रहे हो, और सोचते हो कि मेरा ये भी रह गया, वो भी रह गया, और एक्स्ट्रा एज भी कर लूं। नहीं, एक्सरसाइज 1 to 3 और डीपीपीज को छोड़ करके एक्स्ट्रा एज नहीं करना है। एक्स्ट्रा एज शुड बी डन एट द लास्ट व्हेन all the DPPs and all the sheets concerned are completed by you.
सर एक्स्ट्रा एज में कितना डाउट होना चाहिए? Extra edge is एक्स्ट्रा एज sufficient थोड़े से for अच्छे क्वेश्चन Olympiads. पूछते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टूडेंट। अब कोई स्टूडेंट अगर मान लो शीटों की एक्सरसाइज 2 में अगर उसके 70-80% क्वेश्चन खुद आ जाते हैं, तो एक्स्ट्रा एज में भी उसके 50-60% क्वेश्चन वो खुद कर लेगा। यस सर। Sir, ideally, when should we complete the syllabus so that we have ample time for taking mock tests, assuming that JEE Main first attempt happens in the first week of February 2022? नॉट फरवरी, जनवरी मान के चलो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर 2022 में अगर नॉर्मल रहता है, कोविड सिचुएशन नहीं होगी, तो एग्जाम तो वही होंगे ना, जनवरी में, फिर फरवरी में, मार्च में और अप्रैल में। तो फिर हमें सिलेबस जो है वो आइडियली वी शुड फिनिश द सिलेबस इन नवंबर एंड। तो जैसे आप में से अगर कोई प्रखर इंटीग्रेटेड 1 वाले बच्चे हैं जिनका शायद नवंबर में स्टार्ट हुआ था आई बिलीव, तो उनका तो हम फिनिश कर देंगे नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक में, एंड फॉर 1.5 मंथ एग्जॉस्टिव टेस्ट और डीपीपीज उनको देंगे ताकि वो प्रिपरेशन हो सके। और जो प्रखर 2 है या प्रखर इंटीग्रेटेड 2 या 3 वाले हैं, 3 वाले जैसे मेरे ख्याल से फरवरी में स्टार्ट हुआ था, तो उनका सिलेबस जो है शायद वो जाएगा मेरे ख्याल से दिसंबर के सेकंड थर्ड वीक तक, तो उनको फिर मॉक का टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हेन यू ज्वाइन। अब कोई बच्चा ये कहे कि मैं तो सर अगस्त में ज्वाइन करूंगा, अगस्त में भी बैच लॉन्च करेंगे हम प्रवीण के लिए, ड्रॉपर बच्चों के लिए, अगस्त में ज्वाइन करूंगा, फिर भी सर आप नवंबर में फिनिश कर दो, दिस इज नॉट पॉसिबल, थिंग्स टेक टाइम, सो बी प्रैक्टिकल। बट जो भी पढ़ रहे हैं आप, ये सब फायदा होगा, पढ़ते जाएं, सब कुछ अच्छा होगा। हेलो सर। सर केवीपीवाई के लिए कैसे प्रिपेयर करें? केवीपीवाई के लिए कोई एडिशनल प्रिपरेशन की अभी कोई जरूरत नहीं है। 3 महीना तक 2021 का जो केवीपीवाई होगा आपका, अब वो कब होगा, अभी तो कोविड 2020 का ही 2021 में हुआ है, तो वो नवंबर दिसंबर में होगा, जब तक कोविड सिचुएशन कैसी होगी कैसी नहीं होगी। बट जो भी आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो दैट विल बी सफिशिएंट। वैसे जो पेपर का लेवल है केवीपीवाई का, वो जेई मेन से भी थोड़ा हल्का ही होता है, जेई मेन का लेवल भी नहीं होता, नॉर्मल जेई मेन जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, जेई एडवांस तो बिल्कुल भी नहीं। स्टूडेंट नॉट फाइंड द मच डिफिकल्ट। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, उसको 3 मंथ लाइक सितंबर से नवंबर मिल जाता है टाइम, रिवीजन कैसे करे वो? जब कंप्लीट हो जाएगा तो बता देंगे। सर रिवीजन के लिए रिवीजन के लिए आइडियली डेली कितना टाइम देना चाहिए? डेली रिवीजन नहीं करना चाहिए, यू शुड रिवाइज योर चैप्टर्स बेस्ड ऑन योर टेस्ट आफ्टर 21 डेज। हर 21 दिन पर जो टेस्ट होते हैं उनके चैप्टर्स का रिवीजन करो, देखना सब कुछ ओवरऑल हॉलिस्टिकली रिवाइज हो जाएगा। बच्चों हमारे पास 2-2.5 मिनट और हैं, 1-2 क्वेश्चन और भी लेंगे। सर रोज कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए सर मिनिमम? बैकलॉग एक अच्छा सवाल है। बैकलॉग क्रिएट ही क्यों हुआ है? बैकलॉग बेटा इसलिए हुआ है क्योंकि 3-3.5 घंटे रोज पढ़ रहे हो अपार्ट फ्रॉम कोचिंग। जिस दिन ये बढ़ के 6 से 7 घंटे हो जाएंगे, बैकलॉग भी खत्म हो जाएगा और इस तरह की सारी दिक्कत भी। मैंने कहा ना, अगर 6 to 7 आवर्स अगर बच्चे पढ़ते हैं तो फिर ये बैकलॉग जैसी प्रॉब्लम या कम नंबर आने वाली प्रॉब्लम, या मान लो कि सर घर पे तो क्वेश्चन हो जाते हैं, एग्जाम में नहीं हो पाते, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। Start increasing hours, start increasing study hours from 6 to 7, most of the problems will be solved. Backlog is purely because of the less number of hours of study. सर वीडियो 2x स्पीड पे देखें या नॉर्मल स्पीड पे देखते देखते नोट्स बनाए, या फिर वीडियो पॉज करके नोट्स बनाए? इट्स अप टू यू। स्टूडेंट्स हर तरीके से करते हैं। वैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर हम आपके वीडियोस जो हैं, मेरे वीडियोस के लिए बोलते हैं कि 1.25 स्पीड पे देखते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे भी मिलते हैं, थोड़े कम होते हैं जो 1.5 पे देखते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स सी 1.25 सर एक्चुअली मैं पहले लेक्चर देख के देखता हूं, 10 मिनट फिर पॉज करता हूं, उसके बाद नोट्स बनाता हूं, या दोनों साथ साथ रखें? मैं तो ये मानता हूं कि आप लेक्चर्स देखते जाओ। जैसे आप क्लास में होते हो, ऑफलाइन क्लासेस में बैठते हो तो टीचर पढ़ाते जाते हैं तो साथ में नोट्स भी बनाते जाते हैं। हम जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे तो बच्चे हम तो रुकते थोड़े थे, तो ये लिख दिया आप चलो नोट कर लो, स्कूल की तरह पढ़ाते जाते हैं, बोर्ड में जाते जाते हैं, तो बच्चे साथ के साथ सुनते जाते हैं। कानों से सुनो और हाथों से कॉपी में लिखो। तो आई प्रपोज दैट साइमल्टेनियसली यू शुड डू इट। मे बी लास्ट क्वेश्चन आई कैन टेक नाउ। सर बैकलॉग हो गया है तो फिर अभी डेली होमवर्क पे ध्यान दे, या जो बैकलॉग हुआ